हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो टॉपिक है ये बीए फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में आज आप डिटेल में स्टडी करेंगे। सभी देशों के लिए जो विकास सदा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी जब से इस धरती के ऊपर विकास के बारे में समझ पैदा हुई है, तब से सभी ने जो इसको काफ़ी महत्व प्रदान किया है। अगर हम विकास कार्य जानना चाहते हैं, इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको आप पूरे विश्व को 2 भागों में बांट लेते हैं। इसमें एक वो देश जिन देशों को हम अविकसित कहते हैं, और एक तरफ वो देश है जिनको आप विकसित कहते हैं। तो अब हम दोनों ही दृष्टिकोणों से देखें कि भी उनके लिए विकास का क्या महत्व रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अविकसित देशों का दृष्टिकोण कि अविकसित देशों के लिए विकास का क्या महत्व है। जो अविकसित देश होते हैं, उन देशों में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आर्थिक पिछड़ापन है, लोगों का जीवन स्तर वो काफ़ी निम्न स्तर का होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो समस्याएं विद्यमान होती है, तो उन समस्याओं का समाधान प्रत्येक देश करना चाहता है। और इन देशों को लगता है कि अगर उन्हें इन समस्याओं का समूल विनाश करना, यानी ना तो वहाँ गरीबी हो, बेरोजगारी की कोई समस्या ना हो, कोई भूखा ना सोए, आर्थिक रूप से पिछड़ापन ना हो, लोगों का जीवन स्तर वो ऊंचा उठे, तो इसके लिए उनको लगता है केवल और केवल एकमात्र तरीका है, वो है विकास। तो इसलिए ये जो है विकास की तरफ जो काफ़ी अधिक ध्यान देते हैं, ताकि अविकसित देशों की इन समस्याओं का समाधान हो सके। इसी प्रकार से विकसित देशों के लिए भी विकास का काफ़ी महत्व है। उनके लिए क्या महत्व है वो हम देखते हैं। जो विकसित देश होते हैं, उन्होंने अविकसित देशों में जो समस्याएं होती है, कौन कौन सी समस्याएं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आर्थिक पिछड़ापन है, निम्न जीवन स्तर है, इन सभी समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर लिया होता है। लेकिन ये खतरा हमेशा बना रहता है कि वो समस्याएं दोबारा भी आ सकती है। इसलिए इन समस्याओं को सदा के लिए दूर रखने के लिए ज़रूरी होता है कि जो उन्होंने विकास दर प्राप्त कर ली है, उसी विकास दर को आगे वो मेंटेन करके रखें। तो अगर वो आगे उसी विकास दर को मेंटेन करके रखेंगे, तो उनके लिए सामने समस्याएं दोबारा नहीं आएंगी। लेकिन अगर किसी भी स्तर पर ये विकास दर कम होती है या विकास में कमी आती है, तो अविकसित देशों को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो विकसित देशों को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो अविकसित देशों में पाई जाती है। यानी वो देश भी एक समय के पश्चात अविकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार अविकसित देशों के लिए भी और विकसित देशों के लिए भी विकास का महत्व है, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग दृष्टिकोणों से होता है। और आज अगर हम देखें तो जो बहुत सारे विकसित देश हैं जिन्होंने अपनी विकास की यात्रा पूरी कर ली है, आज वो अविकसित देशों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को अब हमें समझना होगा। तो जब से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में सामने आया है, तब से लेकर के इसमें जितने भी विद्वान हुए, अर्थशास्त्री हुए हैं, सभी ने विकसित देशों की समस्याओं की ओर ही ध्यान दिया है। ये सिलसिला एडम स्मिथ से शुरू होकर के लॉर्ड केन्स तक जो चलता रहा कि इस दौरान जितने भी अर्थशास्त्री हुए, सभी ने अपने जो मॉडल दिए, ज़्यादातर जो मॉडल थे वो अलग विकसित देशों से संबंधित ही थे। किंतु दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण बदला। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में बदलाव आया कि अगर विश्व के किसी भी कोने के अंदर निर्धनता है या विपन्नता है, तो वो पूरे विश्व की संपन्नता के लिए खतरा है। इसलिए सभी अर्थशास्त्रियों ने अविकसित देशों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अब उनको लगा कि अविकसित देशों की जो समस्याएं हैं वो विकसित देशों के लिए आगे और समस्याएं पैदा कर रही है। इसलिए अविकसित देशों की समस्याओं को दूर करना जरूरी माना गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों ने अविकसित देशों को तकनीकी सहायता देनी शुरू की, या अन्य प्रकार की जो प्लानिंग से संबंधित जो सहायता थी वो देनी शुरू की, ताकि अविकसित देश भी जो है विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। और दूसरा, अविकसित देशों में जो चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं, यानी मंदी और तेजी आती है। आजकल जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है कि एक देश में होने वाले उतार चढ़ाव से दूसरा देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए विकसित देशों ने जो है अविकसित देशों में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए इन देशों की मदद करनी शुरू की। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि आज
कि विकसित देश जो अविकसित देशों की मदद कर रहे हैं उसके पीछे न तो उनका कोई मानवीय चेहरा है, न उनकी कोई सहानुभूति है, न कोई दया है, बल्कि उनका एक निजी स्वार्थ है कि ये जो अविकसित देश है, इन अविकसित देशों की समस्याएं वो कल को उनको प्रभावित ना करे, इसलिए वो विकसित देशों की मदद करते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि ले रहे हैं। अब हम जो है आज का हमारा जो टॉपिक है उस मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, आर्थिक समृद्धि और विकास। वैसे देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों का ही संबंध जो होता है प्रगति से होता है, कि किसी भी देश की जो प्रगति है उसके लिए दोनों ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और आम आदमी जो है इन दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए आर्थिक विकास भी वही है और आर्थिक समृद्धि भी वही है, लेकिन एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों समान नहीं है, दोनों में दिन रात का अंतर है। तो आप भी भावी अर्थशास्त्री हो, इसलिए आपके लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, और दोनों में मुख्य रूप से किस लेवल के ऊपर जाकर के डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसको आप बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक समृद्धि का अर्थ। आर्थिक समृद्धि का अर्थ विकसित देशों से होता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी भी देश में वास्तविक आय तथा वास्तविक उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, और यदि किसी कारण से ये वृद्धि अल्पकालीन होती है तो उसको हम आर्थिक समृद्धि का नाम नहीं दे सकते। तो जब कभी भी किसी भी देश के अंदर लंबे समय तक, जो कि पीरियड जो 20 से 25 वर्ष तक का होता है, उस दौरान लगातार आय और उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसको हम जो है आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि सिंपल सी बात है, किसी भी देश के अंदर वास्तविक आय तथा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, और वो वृद्धि जो वो दीर्घकाल तक होनी चाहिए। तो इस अवस्था को हम जो है आर्थिक समृद्धि का नाम देते हैं। और आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है वो विकसित देशों से होता है, क्योंकि इन्होंने विकास को तो प्राप्त कर लिया है, अब उन्हें उस विकास की वृद्धि दर को मेंटेन करके रखना है। तो इसका मतलब उन्हें समृद्धि को बनाए रखना है। अब हम आर्थिक समृद्धि की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा सबसे पहले प्रोफेसर मायर ने दी। मायर के अनुसार आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में समय के साथ साथ वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। तो अगर आप इन दोनों ही परिभाषाओं को देखोगे तो दोनों परिभाषाओं के अंदर एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो पहला तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब लगातार ये चलती रहेगी, और दूसरा दीर्घकालीन है। ये दीर्घकालीन का मतलब इसमें लंबे समय तक वृद्धि होगी, और तीसरा इसके अंदर जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, समृद्धि कहेंगे। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में एक बहुत ही व्यापक विचारधारा है। इसमें दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ ही देखिए, जब हम बात करते हैं दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, तो यहाँ तक समृद्धि कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके एडिशन में भी और कुछ होता है। वो क्या है, वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। यानी अगर हम समृद्धि में कल्याण को और जोड़ दें तो वो एक आर्थिक विकास बन जाता है। अर्थात गरीबी है उसमें कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, आय की जो असमानता है उसमें कमी आएगी, और जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि होती है। यानी इन सभी का संबंध जो है कहीं न कहीं लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। इसकी भी अब आप परिभाषा देखेंगे। तो आर्थिक विकास संबंधी जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण जो है उसको हम दो भागों में बांट करके चलते हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो परंपरावादी दृष्टिकोण है। परंपरावादियों के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्री जो है उनके अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। इस विचारधारा को मानने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को ही विकास माना जाता है। इस प्रकार जब
जब कभी भी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उस देश का के अंदर ये माना जाएगा कि विकास हो रहा है। अब जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसके भी आगे दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। पहली प्रकार की जो विचारधारा है वो है राष्ट्रीय आय संबंधी विकास का दृष्टिकोण, यानी ये वो परंपरावादी है जो कि ये मानते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वही आर्थिक विकास है। और दूसरा प्रति व्यक्ति आय संबंधी विकास का दृष्टिकोण, इस प्रकार के जो दृष्टिकोण रखने वाले परंपरावादी अर्थशास्त्री है उनके अनुसार कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि है वही विकास है। तो अब हम इन दोनों को भी अलग अलग से आगे जब वो डिस्कस करेंगे बारी बारी से। राष्ट्रीय आय संबंधी विकास का दृष्टिकोण, यानी इसमें परंपरावादियों के उस वर्ग का अध्ययन करेंगे जो वर्ग ये मानता है कि विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि है। इसमें राष्ट्रीय आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को विकास का नाम दिया जाता है। परिभाषा, मायर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। तो मायर की जो ये परिभाषा है, मायर और बाल्डविन की, ये जो है अपने आप में दिखाती है कि राष्ट्रीय आय में जो एक दीर्घकाल तक वृद्धि होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो लंबे समय तक वृद्धि होती है, उस होने वाली वृद्धि को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। इसकी आलोचना या कमी, इस जो दृष्टिकोण में क्या कमी रही या इसकी क्या आलोचना है, तो इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना है या इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये कि इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है या नहीं। हाँ, ये तो बता रही है कि भी एक देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर जरूरी नहीं कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। तो जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम जो है एक देश के अंदर लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं मान सकते, और जब तक लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी तब तक वो विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि एक देश के अंदर जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो 200 करोड़ रुपए है, अब 200 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय आय बढ़ करके 400 करोड़ रुपए हो गई, यानी राष्ट्रीय आय दुगनी हो गई। इसका मतलब एक देश के अंदर जो विकास है वो दुगना हो गया है। यहाँ तक सहमत हो? अब इसको आप थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, जो इसकी कमी है उसको आप फाइंड आउट करते हैं। जब राष्ट्रीय आय 200 करोड़ रुपए है तो उस समय जनसंख्या जो वो 100 व्यक्ति है, यानी उस देश के अंदर 100 लोग रहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय कितनी है? 200, जनसंख्या 100, तो प्रति व्यक्ति जो आय आ गई वो 2 करोड़ रुपए आ गई। अब नेक्स्ट दूसरी अवस्था में आय बढ़ करके कितनी हो गई थी? 400 करोड़ रुपए, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ करके दूसरी अवस्था में 200 हो गई। तो अब भी जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? राष्ट्रीय आय 400 बटा 200 यानी 2 करोड़ है। तो आप देखिए एक व्यक्ति की जेब में पहले भी 2 करोड़ रुपए जा रहे थे और अब भी 2 करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर वो दुगने रूप से जो है अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले भी लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय उतनी थी और अब भी प्रति व्यक्ति आय उतनी ही है। हालांकि राष्ट्रीय आय बढ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या अगर उसी दर से बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होती। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ने से जनसंख्या में उससे कम प्रतिशत में वृद्धि होती है तो हम मान सकते हैं कि भी राष्ट्रीय आय में के बढ़ने से लोगों के कल्याण में या वृद्धि हुई है या लोगों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार इसकी ये कमी है कि इसमें भी ये नहीं पता चलता कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय संबंधी विकास का दृष्टिकोण, क्योंकि जब हमने राष्ट्रीय आय संबंधी दृष्टिकोण में कमी पाई तो उसके बाद हमने उसकी जो कमी थी वो क्या थी? प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चलता था। तो अब हम विकास का पैमाना लेकर के चलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली परिवर्तन के आधार पर विकास को मापा जाता है। जिस देश में जितनी अधिक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा, यानी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस देश को विकसित माना जाएगा। या ये कहेंगे कि भी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है उस देश का विकास हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय आय की तुलना में ये जो दृष्टिकोण है वो बेटर है। अब प्रति व्यक्ति आय संबंधी दृष्टिकोण के अंदर हम परिभाषा देखते हैं। सलवाटर के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादकता निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकाल तक के लिए उस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक तो ये प्रक्रिया का मतलब है लगातार चलती रहेगी। दूसरा, निरंतर यानी दीर्घकाल तक ये चलती रहेगी, और दीर्घकाल तक चलने के साथ साथ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। तो जब एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है तो उसको हम जो है विकास कहते हैं। परिभाषा की जो एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर इन्होंने 3 चीजें बताई है। प्रक्रिया कहा है इसके, यानी ये गत्यात्मक है। ये दृष्टिकोण है वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक का दृष्टिकोण क्या होता है? जिसमें जो है लगातार नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें मांग और पूर्ति संबंधी लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि लोगों की आय बढ़ी, आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए पूर्ति भी बढ़ेगी, और जब पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर से दोबारा से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार जो परिवर्तन चलते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी भी स्थायित्व नहीं आता। और दूसरी इसकी विशेषता दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी इसमें लगातार 20 से 25 साल तक जो है वास्तविक आय में वृद्धि होती रहती है। और तीसरा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होती है? जो वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का फार्मूला है R=Y/N। यहाँ पर R है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है, Y जो है यहाँ पर वास्तविक राष्ट्रीय आय है, और N जो है यहाँ पर जनसंख्या है। तो हम कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे करके प्रति व्यक्ति वास्तविक आय निकाल सकते हैं। इसके बाद आलोचना या कमियां। तो जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय संबंधी दृष्टिकोण था उसमें भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति जो है आय दृष्टिकोण आया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय दृष्टिकोण है वो भी कमियों से अछूता नहीं है, इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां हैं वो कौन कौन सी, इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले, यह विकास को मापने का उचित पैमाना नहीं है। उचित पैमाना क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहता है कि जब तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय नहीं बढ़ेगी तब तक जो है एक देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। राष्ट्रीय आय 200 करोड़ रुपए है, जनसंख्या 100 है, प्रति व्यक्ति आय 2 करोड़ है। दूसरी अवस्था के अंदर राष्ट्रीय आय बढ़ करके 400 करोड़ हो गई, जनसंख्या बढ़ करके 200 हो गई, प्रति व्यक्ति आय अब भी 2 करोड़ है। तो ये क्या कहता है कि पहले भी प्रति व्यक्ति आय 2 करोड़ थी और अब भी प्रति व्यक्ति आय 2 करोड़ है। इसका मतलब उस देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या आप मानते हो कि एक देश पहले 200 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था, अब वो जो पहले वो 200 करोड़ की वस्तुओं को उत्पादन कर रहा था अब वो 400 करोड़ की वस्तुओं को उत्पादन करने लग गया है, तो क्या उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ? तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है एक पैमाना है, ये पैमाना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये केवल प्रति व्यक्ति आय को मापता है, ये कुल आय के आधार को छोड़ देता है। तो विकास का संबंध जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ राष्ट्रीय आय या कुल आय से भी होता है। दूसरी जो इसकी जो आलोचनाएं हैं वो है, यह आर्थिक विकास के केवल एक ही पक्ष यानी प्रति व्यक्ति आय को ही लेता है, जबकि विकास के और भी बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे आय की समानता है, बचत की दर है, ये भी एक विकास का पैमाना है, निवेश का स्तर है, ये भी विकास का पैमाना है। इन सभी को ये इग्नोर कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भी प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है, क्योंकि ये केवल एक ही पक्ष का अध्ययन करता है, बाकी पक्षों को छोड़ देता है। तीसरी जो इसकी आलोचना है कि ये आर्थिक समानता की अवहेलना करता है। जरूरी नहीं कि जब भी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े तो लोगों का कल्याण भी बढ़े, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ सकती है उसके साथ साथ अगर आय की असमानता बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ने का मतलब निर्धनों की इनकम पहले से कम हो जाती है और जो धनी वर्ग है उसकी इनकम पहले से अधिक हो जाती है। तो निर्धन लोग जो है उनका कल्याण कम होगा, क्योंकि उनकी आय अब पहले से कम होगी, और जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ी है वो केवल धनी व्यक्तियों की आय बढ़ने के कारण ही बढ़ी है। तो इस प्रकार जब तक हम आर्थिक समानता को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम कल्याण को नहीं माप सकते, और जब तक हम कल्याण को नहीं माप सकते तब तक हम उसको विकास का पैमाना नहीं मान सकते। तो इस प्रकार
जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दृष्टिकोण है उसके अंदर भी अनेक कमियां हैं। इसके बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे वह आर्थिक विकास का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक जो दृष्टिकोण है उनके अनुसार आर्थिक विकास जो है वो एक काफ़ी व्यापक विचारधारा है। इस विचारधारा का उदय परंपरावादी विचारधारा की कमियों को दूर करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी उसमें कौन कौन सी कमियां थी जो अपन राष्ट्रीय आय दृष्टिकोण में भी देखी और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दृष्टिकोण में भी देखी। तो जैसे उन दृष्टिकोणों को उन कमियों को दूर करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक और जो नया इसमें पैमाना जुड़ा वो जुड़ा आर्थिक कल्याण। यानी जब हम आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से विकास का अध्ययन करते हैं तो वो आधुनिक दृष्टिकोण बन जाता है। और इस प्रकार की विचारधारा का जो डेवलपमेंट है वो 1970 के दशक में हुआ। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार विकास का संबंध प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ साथ, यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय परंपरावादी विचारधारा है, के साथ साथ कल्याण से भी है। इस प्रकार विकास का अर्थ आय बढ़ने के साथ साथ निर्धनता में कमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कल्याण बढ़ेगा। आय की समानता में वृद्धि होनी चाहिए। लोगों की इनकम है वो लगभग बराबर होनी चाहिए, इससे भी लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। लोगों का जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। जब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो उनके कल्याण में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, और जब रोजगार बढ़ेगा तो उसके कारण भी लोगों की आय बढ़ेगी तो उनके कल्याण में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ साथ कल्याण के ऊपर अधिक फोकस करता है। यानी लोगों का कल्याण होना चाहिए, और जब लोगों का कल्याण होगा तभी हम जो है उसको विकास का सही पैमाना मानेंगे। परिभाषा देखते हैं आप आधुनिक विचारधारा के अनुसार। कॉलिन क्लार्क के अनुसार आर्थिक शब्द यहाँ आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि से है। यानी आर्थिक विकास का एक ही पैमाना है, और वो पैमाना क्या है? लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से बढ़े। बेशक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने पर भी अगर लोगों का कल्याण बढ़ता है तो हम उसको आर्थिक विकास कहेंगे। दूसरी जो परिभाषा वो हेरिक की है, आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में किए जाने वाले सुधारों से है। आर्थिक कल्याण में सुधार कब होगा? जब गरीबी कम होगी, आय की असमानता में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, साक्षरता दर बढ़ेगी, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कुछ सुधार करने और सुधारों के परिणाम स्वरूप लोगों के कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। ये सुधार विशेष रूप से उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनकी आय न्यूनतम होती है। न्यूनतम आय किसकी होगी? गरीब वर्ग की। यानी जब गरीब वर्ग के लिए सुधार किए जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कल्याण में वृद्धि होगी तो उसको हम विकास कहेंगे। इसके द्वारा निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी, जल्दी मृत्यु की बुराइयों को दूर किया जाता है। तो निर्धनता कब दूर होगी? जब लोगों को रोजगार मिलेगा। अशिक्षा कब दूर होगी? जब लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। पहली बात उनको स्कूल की सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात उनको स्कूल जाने के लिए इन्वायरमेंट भी मिलेगा, यानी उनके परिवार की इतनी इनकम होगी कि वो उनको स्कूलों में भेज पाएँ। बीमारियां दूर होंगी। बीमारियां कब दूर होंगी? जब चिकित्सा की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी। और जल्दी मृत्यु में कमी आनी चाहिए। जल्दी मृत्यु में कमी कब आएगी? जब लोगों का पहले स्वास्थ्य बेटर हो, यानी उनको अच्छे प्रकार का पोषण मिले, पौष्टिक भोजन मिले। दूसरा, अगर बाई चांस किसी प्रकार की बीमारी हो भी जाती है तो हमारे पास में ऐसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए कि लोगों को उन बीमारियों से छुटकारा दिलाया जा सके। और तीसरी बात, लोगों की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो जो है चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच सके। तो इस प्रकार ये जो परिभाषा है अपने आप में काफ़ी व्यापक परिभाषा है। आर्थिक विकास के तत्व। अब उपरोक्त जितने भी अपन ने आर्थिक विकास की परिभाषाएं की है, दृष्टिकोण किए हैं, विचारधाराओं को पढ़ा है, उसके आधार पर हम आर्थिक विकास के जो कुछ तत्व जो फाइंड आउट करते हैं कि किन किन तत्वों के आधार पर हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। तो इन तत्वों को जो निम्न भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, या निम्न तत्व जो आर्थिक विकास के माने जाते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास जो है उस अवस्था को कहा जाएगा जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। वास्तविक आय क्या होती है? व्यक्ति की जो मौद्रिक आय है, अगर मौद्रिक आय को हम वस्तु की कीमतों से भाग दे दें तो वो जो है वास्तविक आय आ जाती है। तो पहला आर्थिक विकास का जो तत्व है वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा जो इसका तत्व है प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब
कि ये लगातार चलने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यानी एक जो परिवर्तन होगा, एक जो अच्छा परिवर्तन होगा, वो अपने आप आगे जो एक अच्छे परिवर्तन को जन्म देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से लोगों की बचत बढ़ेगी, और जब लोगों की बचत बढ़ेगी तो एक नया परिवर्तन क्या होगा, नया निवेश होगा, और नए निवेश के परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण होगा, और उस पूंजी निर्माण के फल स्वरूप उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, और जिसके कारण दोबारा से आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार एक जो परिवर्तन है वो अपने आप आगे वाले परिवर्तन को जन्म देता है। तो ये जो है प्रक्रिया है, यानी ये निरंतर चलती रहेगी। वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि जो निरंतर चलती रहेगी। तीसरा जो दीर्घकालीन, ये जो प्रक्रिया है, जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि की प्रक्रिया है, वो दीर्घकालीन होती है। यानी लगभग 20-25 सालों तक जो है राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। जब ये इतने लंबे समय तक वृद्धि होती है तो ही हम जो उसको आर्थिक विकास कहेंगे। इसके बाद है आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। अब आर्थिक कल्याण किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? आर्थिक कल्याण में पहले व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें होती हैं। मूलभूत जरूरतें कौन सी है? अगर हम पुराने समय की बात करें तो मूलभूत जरूरतें थी रोटी, कपड़ा और मकान, यानी सभी व्यक्तियों के लिए चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति की जो आधारभूत आवश्यकताएं वो भी बदल रही है। आज हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में शिक्षा भी शामिल है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए, उसको शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। चिकित्सा भी आज हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा अगर वर्तमान में देखें तो पीछे बहुत बड़ा इशू बना था, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक में जो है याचिकाएं डाली गई थी कि ये तो जो है व्यक्ति की जो है मूलभूत आवश्यकता है इंटरनेट। तो इस प्रकार जितनी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, जो ज़रूरतें होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कल्याण में वृद्धि होती है, वो सारी सुविधाएं जो है अगर व्यक्ति को मिलेंगी तो ही हम कहेंगे कि भी यहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है। और ये जो अपनी आवश्यकताएं वो लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बदलती रहती है। इसीलिए तो ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि कभी समाप्त नहीं होती। हमारी आवश्यकताएं जो है समाप्त नहीं होती। जब तक हमारी आवश्यकताएं आगे से आगे बढ़ती रहेगी तब तक हम जो है कल्याण के ऊंचे स्तर पर पहुंचते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी। इसके बाद आता है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जैसे जैसे किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन में जो या आय में जो योगदान है वो कम होता चला जाता है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र यानी निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो बढ़ता चला जाता है। तो जब एक देश अविकसित अवस्था में है तो उस समय ना तो वहाँ पर उद्योग धंधे अधिक होते हैं और ना वहाँ पर सर्विस सेक्टर डेवलप होता है। तो ज़्यादातर जो आय का हिस्सा है वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। लेकिन जैसे जैसे एक देश का विकास होगा वहाँ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। अब आय का ज़्यादा हिस्सा जो है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से आना शुरू हो जाता है। तो जब विकास होता है तो विकास की अवस्था में हमें ये संरचनात्मक परिवर्तन भी दिखाई देने लगते हैं। तकनीकी परिवर्तन, तकनीक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो। जैसे जैसे किसी भी देश के अंदर विकास होता जाता है वैसे वैसे तकनीकी परिवर्तन भी होते चले जाते हैं। यानी प्राथमिक अवस्था के अंदर के प्रत्येक देश के अंदर जो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे एक देश का आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे उस देश के अंदर श्रम प्रधान तकनीक के स्थान पर जो है पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगता है। तो जब पूंजी प्रधान मात्रा में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाने लगेगा तो वहाँ पर जो अधिक मात्रा में निवेश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अधिक मात्रा में निवेश तभी कर पाएंगे जब बचत अधिक होगी, और बचतें जब एक व्यक्ति तभी अधिक कर पाएगा जब उसकी आय अधिक होगी। और एक व्यक्ति की आय कब अधिक होगी? जब पहले उसको अधिक मात्रा में रोजगार मिलेगा, और अधिक मात्रा में रोजगार के लिए जरूरी है कि भी पहले जो है उस देश का विकास हो। तो ये भी अपने आप में तकनीकी परिवर्तन विकास से संबंधित होता है। तो ये भी एक जो है वो विचारणीय क्वेश्चन होता है कि विकास तकनीकी परिवर्तन लेकर के आता है या तकनीकी परिवर्तन विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संस्थागत परिवर्तन, जैसे जैसे एक देश का विकास होता चला जाता है वहाँ पर जो अनेक प्रकार के संस्थागत परिवर्तन भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो भारत के अंदर जो भूमि जो थी उस भूमि में खेती करने वाले और भूमि के जो मालिक थे उनके बीच में अनेक प्रकार के बिचौलिए होते थे। यानी खेती कोई और कर रहा है, उस भूमि का मालिक
कोई और था। लेकिन समय के साथ साथ जो है संस्थागत परिवर्तन हुए और इन संस्थागत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आज ज़्यादातर भूमि के ऊपर जो खेती कर रहे हैं वो भूमि के मालिक भी हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के और जो इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जो पुरानी प्रथाएं रीति रिवाज होती है, जो आर्थिक विकास में बाधाएं होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अंधविश्वासों से लोगों का जो है वो मोह भंग होने लगता है। धीरे धीरे अंधविश्वासों से वो दूर होते चले जाते हैं और उनका जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे आधुनिक होने लगता है। और जो भाग्यवादिता है उसके ऊपर पहले अधिक विश्वास करते थे, इसलिए वो जो है कर्म में विश्वास कम रखते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे जो है लोग भाग्यवादिता के स्थान पर अपने कर्म में विश्वास करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि जो गरीबी है वो उसके भाग्य में नहीं है। अगर वो चाहें तो अपने इस भाग्य को या गरीबी को जो है वो स्थिति को बदल सकते हैं। वो भी जो है अधिक प्रयास करके जो है अपनी जो गरीबी है उससे बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है अनेक प्रकार के जो है वो ट्रेनिंग की संस्थाएं अस्तित्व में आती है। बैंकिंग सेक्टर का विकास होता है, बीमा क्षेत्र का विकास होता है। तो ये सारे के सारे जो है इंडिकेटर्स है जो ये शो करते हैं कि भी एक देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये जाना कि भी आर्थिक समृद्धि क्या होती है। तो आर्थिक समृद्धि में केवल वास्तविक आय में या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और दूसरा जो हमने जाना कि आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण में भी वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास जो है अपने आप में एक व्यापक विचारधारा है, जबकि आर्थिक समृद्धि जो है एक संकुचित विचारधारा है। आर्थिक विकास का संबंध अलग विकसित देशों से होता है क्योंकि अभी भी उन्हें जो है गरीबी को, बेरोजगारी को, निर्धनता को दूर करना होता है और आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।